अगर आप ये सोचते हो कि भैया मेरा तो कभी आज तक तुक्का सही हुआ ही नहीं, मैंने जितने भी आज तक जिंदगी में तुक्के लगाए सारे तुक्के गलत ही हुए, तो इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो मैं भर दूंगा कि यार आप बोलोगे कि भैया हाँ अब लगता है कि 95+% चांस है कि मैं जो तुक्का लगाऊंगा वो सही होगा ही होगा। हेलो गाइस, फिर से प्रजापत और आज के इस छोटे से चैनल के ऊपर बड़ी सारी पावरफुल वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो की हम बात करने वाले कि एमसीक्यू गेसिंग ट्रिक के बारे में, कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद हम जो है स्टेटमेंट जो हम मानते थे अब तक कि भैया मैं आज तक जिंदगी में जितने भी तुक्के लगाए, जितने भी एमसीक्यू मैंने गेस किए वो सब गलत हुए हैं। तो इस वीडियो के बाद ये गारंटी बोलता हूँ कि आप ये बोलोगे कि हाँ भाई अब जाकर लगता है कि 99% चांस है कि अब जो मैं तुक्का लगाऊंगा वो सही होगा ही होगा। 5 पॉइंट सिंपल बेसिक पॉइंट्स की बात करूंगा, पर लेकिन वो बेसिक पॉइंट्स ऐसे होंगे चाहे आप ऐसे हो जो कि इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कोई से भी स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि पॉइंट सेम है, स्टेप सारी सेम है। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। पॉइंट नंबर 1 हमारे पास जो आता है वो है 3 स्टेज 3 सीक्वेंस। इसका पॉइंट का मतलब क्या है, जो ध्यान से सुनो। आज तक आपने कभी भी देखा होगा कि हम जब भी पेपर स्टार्टिंग से शुरू करते हैं या फिर अगर हम पीछे से शुरू करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जो या तो पेपर को स्टार्टिंग में से शुरू करते हो या फिर पीछे से शुरू करते हो। कभी कभी हमको लगता है कि भैया स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन हार्ड होंगे तो एक काम करते हैं पीछे से शुरुआत कर देते हैं, या फिर पीछे के हार्ड होंगे तो कभी स्टार्टिंग शुरुआत कर देते हैं। चाहे आप पेपर पीछे से शुरुआत कर रहे हो चाहे आगे से शुरुआत कर रहे हो, कभी सीक्वेंस को फॉलो मत करना। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, कभी भी सीक्वेंस को फॉलो मत करना। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि स्टार्टिंग में जो 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं और लास्ट के जो 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं। और वो एक्चुअली में जानबूझ कर रखे होते हैं स्टार्टिंग में और एंडिंग में, ताकि अगर कोई स्टूडेंट स्टार्टिंग से पेपर शुरुआत करे तो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में ही अटक जाए, अगर लास्ट में शुरुआत करे तो पीछे वाले क्वेश्चन में ही अटक जाए। लेट्स से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ा, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको अंदर से फील आती है कि हाँ यार भैया इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन का तो मैं आंसर निकाल ही लूंगा, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने करा है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन करा है, इस क्वेश्चन को मैं कर लूंगा, तभी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। यानी कि पहली जो स्टेज होगी वो होगी जिसके अंदर हमको ये पता होगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, वो मेरे लिए इजी है, उन्हीं क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे, बाकी के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक्चुअली में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने पढ़ा, आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा गड़बड़ है, मुझे आ नहीं रहा, चलो ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जंप लगा लिया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखा, लग रहा है कि 50% कर सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए, उसको अभी हाथ मत लगाना। फर्स्ट राउंड के अंदर, फर्स्ट स्टेज के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो आपको पूरे 101% आते हो, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं। और वो ध्यान रखना, वो क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में एंडिंग में नहीं मिलेंगे, वो क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे, बीच में मिलते पेपर के। कभी भी ध्यान रखना, कोई सा भी पेपर हो, कोई सा भी इंजीनियरिंग पेपर हो चाहे गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर हो, कोई सा भी पेपर हो, हमेशा आपको इजी क्वेश्चन या फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बीच में ही मिलेंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग के अंदर डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। इसलिए फर्स्ट राउंड के अंदर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इजी है और हमको लगता है कि मैं इसको पूरा कर सकता हूं, 100% इसका आंसर निकाल सकता हूं, तभी हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी स्टेज नंबर 2 होगी। स्टेज नंबर 2 के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे जिसके अंदर हमको अब ये लगता है कि भैया हाँ मैं इसके अंदर कुछ कर सकता हूं, आंसर निकले नहीं निकले वो मुझे पता नहीं, पर लेकिन मैं इसको कर जरूर सकता हूं। ऐसे क्वेश्चन के अंदर जनरली आंसर निकल जाते हैं, क्योंकि आपने जो स्टेज 1 के अंदर क्वेश्चन किए उसने आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक बढ़ा दिया होगा, तो वो आपको स्टेज नंबर 2 के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 वो होगी जो आपके हार्ड लेवल होंगे, जो आज शायद क्वेश्चन आपने कभी देखे नहीं हो। ऐसे क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ जाते हैं, उन क्वेश्चन को हम बाद में टाइम देंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के अंदर पता नहीं आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो ऐसे क्वेश्चन हम थर्ड स्टेज के ऊपर देंगे। तो स्टेज 1 और 2 हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उसके अंदर से भी स्टेज 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास जो है रिमूव अजीबोगरीब वैल्यूज। रिमूव अजीबोगरीब वैल्यूज। अजीबोगरीब मतलब पता क्या होता है? अजीबोगरीब मतलब होता है कि कुछ ऐसी वैल्यूज जो हमको देखते ही लग जाता है कि हाँ भैया ये तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते होंगे, आपने कभी ऑब्जर्व भी किया होगा। ऐसे कुछ ऑप्शन होते हैं, लेट्स से मैंने बोला कि आपके पास 4 ऑप्शन है, लेट्स से A B C D, ठीक है। अब आपके अंदर ऐसा कुछ मान लो आपने कुछ डी ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो कभी हो ही नहीं सकता। लेट्स से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है जिसके अंदर आंसर आपको लगता है सारे आंसर अंडर रूट में होंगे, पर लेकिन डी ऑप्शन ऐसा कुछ दिया जिसके अंदर अंडर रूट है ही नहीं, तो आपको देखते लग जाता है कि हाँ भैया ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता यार, क्योंकि ये तो साफ दिख रहा है ऐसा ऑप्शन तो कभी सोल्व होकर आ ही नहीं सकता ऐसा आंसर। उस क्वेश्चन को पहले क्या करो, रिमूव कर दो। यानी कि हमको ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है, ऐसे अजीबोगरीब वैल्यूज को हटा देनी जो हमारे काम की नहीं है, ताकि हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शन बन जाए जिसके अंदर से हम आंसर निकाल सके। तो आपने वो देखा होगा केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, उसके अंदर हम कौन सा ऑप्शन होते हैं, 50-50 का ऑप्शन होता है, जिसके अंदर 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए होते हैं। इसलिए बोलता हूँ कि यार पहले वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो जिसके अंदर हमको लगता है कि हाँ ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो इसके अंदर एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब वो ऑप्शन शायद 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। लेट्स आपको बोला एक तो ऑप्शन नंबर डी था, लगा ठीक है एलिमिनेट कर दिया। एक सोचा आपको चलो एक ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है जो आंसर नहीं हो सकता है, तो आपने इसको भी क्या करा, एलिमिनेट कर दिया। ऐसे कितने ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि एलिमिनेट करते करते ही एक ऑप्शन बच जाता है जो अपना आंसर हो जाता है।
यानी कि आंसर निकालने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, गलत आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि क्या होगा, गलत आंसर बचेगा, हटेगा तो एक क्वेश्चन सही वाला बच जाएगा, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल, क्लियर। ये ट्रिक कभी कभी काम कर जाती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी के अंदर वो आता है कि कभी भी आपको दिखता होगा कि लेट से आपको ऑप्शन नंबर डी होता है ऑल ऑफ द अबव, 3 ऑप्शन दिए होते हैं और नीचे वाला होता है ऑल ऑफ द अबव। ये अधिकतर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ सकता है या फिर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू में भी आ सकता है, चांसेस होते हैं। ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चन के अंदर हमेशा आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होता है, 95% चांस है। मैं 100% बात नहीं कर रहा हूं, ये 95% रिसर्च बेस्ड है, तो 95% चांस ये होता है कि आपका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होगा। तो आंसर कभी भी डी ऑप्शन में से कोई सा भी आपको बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव, लेट्स आपको ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होगा। ये कितना 95% प्लस चांस हमेशा होते हैं कि आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 3 जो हमारे पास है वो होता है मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन चूज करो। क्या बोलते हैं उसको, मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन। मोस्ट प्रोबेबल मतलब क्या होता है, जिसके चांसेस सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हो हमको। कौन से होंगे चांसेस ज्यादा, अब ध्यान से सुनो, बहुत ज्यादा। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये 3rd नंबर पॉइंट है। सुनो, अगर मैं ऊपर वाली स्टेप से कंपेयर करूं तो लेट्स से मैंने आपको बोला था कि कोई भी अजीबोगरीब वैल्यूज निकाल दो, कोई ऐसी वैल्यूज एलिमिनेट कर दो जो कि आंसर कभी हो ही नहीं सकता, हमको लगता है कि आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैंने एक बात करी, डी वाले ऑप्शन को हटा दिया, तो लेट्स से मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, ए बी सी, मेरे पास 3 ऑप्शन बच गए। अब मुझे इन 3 ऑप्शन के अंदर से देखना है, चलो ठीक है, इसके अंदर से आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि यार इन तीनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है, ऐसे के अंदर ध्यान रखना कि ये बी और सी, इसके अंदर से प्रायोरिटी रखना कि प्रायोरिटी आप बी और सी को दो, ए को जनरली कम प्रायोरिटी देना। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ध्यान दो, आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा तो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले क्या करते हैं, ए ऑप्शन को वो ऑप्शन रखते हैं जो ऑप्शन आपके सॉल्व करते टाइम आंसर तो आ जाएगा, पर लेकिन अगर आपने कोई सिली मिस्टेक कर दी तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए से मैच हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही तो निकल जाएगा, पर लेकिन एक्चुअली वो आंसर क्या होगा, गलत होगा। अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले यही करते हैं, ऑप्शन नंबर ए को क्या करते हैं, वो जानबूझकर ऐसा ऑप्शन रखते हैं जो अगर कोई स्टूडेंट छोटी सी गलती कर दे किसी स्टेप के अंदर तो आंसर मैच हो जाए और वो आंसर उसके ऊपर लगा दे। और जनरली हम जानते हैं कोई भी अगर मिस्टेक हमसे हो जाती है और बाई तुक्के में आंसर अगर मिल जाता है ए वाला, तो हम अपने आप को ए वाले ऑप्शन पर लगाते, रोक नहीं पाते। जैसे हम आंसर निकालते हैं हमको ए वाला ऑप्शन दिखता है, जल्दी से हम आंसर लगा देते हैं, जल्दी से लगा देते हैं। ऐसा कभी भी अगर हो रहा हो कि आपके आंसर निकालते ही ए वाला ऑप्शन मिल जाए, उसका उस वाले आंसर को फिर से एक बार चेक कर लेना, कहीं पे आपने मिस्टेक तो नहीं कर दी, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं करती। ये जनरली होता है, 99% केस में होता है। ये रिसर्च है और ये फैक्ट भी हुई है, मैंने अपने आप की भी ऑब्जर्व किया है चीजों को, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं। सेम चीज होती है कि ए वाला ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान रखना, वो हमेशा आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए होता है, तो ए वाला ऑप्शन से बच के रहना। बाकी बचा कौन सा, बी और सी। अब ध्यान दो कि भैया अब यहां तक आप आ गए, ए और डी तो चलो ठीक है हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, बी और सी के अंदर ध्यान देना। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस वीडियो की वो ये कि अगर बी और सी के अंदर से पता नहीं चल रहा है कि कौन सा है, तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हो, फॉर एग्जांपल जेई जैसे एग्जाम दे रहे हो, तो आपको क्या जाना है, गो फॉर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाना है। अगर आप क्या हो, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, अगर आप इंजीनियरिंग का एग्जाम देने जा रहे हो, ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाना है, ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाओ। और सेकंड बात करता हूं कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सब रिसर्च बेस्ड है, ये सब रिसर्च की गई है, ये सब मैंने लोगों के मुंह से सुना भी है और उन लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है। ये मैं हवा के अंदर बात नहीं कर रहा हूं, ये सच में एक्चुअली में ऐसा होता है। 95% 100% कोई भी चीज नहीं होती यार, 95% की बात कर रहा हूं, ये सब चीज 95% है। अगर ध्यान रखो, आप जेई जैसे स्टूडेंट हो या फिर इंजीनियरिंग जैसे कोई एग्जाम दे रहे हो, तो उसके अंदर बी और ऑप्शन अगर लगा सकते हो तो ये वाला लगाना, इसको प्रायोरिटी पहले देना। ये पूरे पॉइंट्स पूरा क्लियर है, ये दोनों पॉइंट्स पूरे क्लियर है, तीनों पॉइंट्स पूरे क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 क्या, डायरेक्ट वैल्यूज। डायरेक्ट वैल्यूज मतलब होता है कि अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज। कभी भी ध्यान रखना कि हम एग्जाम में, अधिकतर मैथ्स के एग्जाम में ऐसा होता है कि हमको अप्रोक्सीमेशन यूज करना होता है। कभी भी एग्जैक्ट आंसर किसी में जो पॉइंट वाले आंसर होते हैं ना, जहां पर डेसिमल लगता है पॉइंट वाला, उसके अंदर एग्जैक्ट आंसर कभी भी मैच नहीं करता, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो। ऐसे के अंदर हमको अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाना पड़ता है, अप्रोक्सीमेशन यूज करना होता है एग्जाम के अंदर, बस कुछ नहीं करना है। अप्रोक्सीमेशन मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपके अगर कोई ऐसी कंडीशन बन गई, कोई ऐसी स्टेप्स आ गई जहां पर ऐसे लिखा है 3/पाई और आपको बोला है कि पाई की वैल्यू आप ले लो 3.14, तो मैंने यहाँ पर उठा के रखा कितना 3.14 लेट्स से। तो आप इसको सॉल्व कर रहे हो, या फिर ऊपर कोई हार्ड वैल्यू पड़ी, ऊपर कोई 3 नहीं पड़ा, उसको ऊपर कोई बड़ा नंबर पड़ा है, लेट्स ऊपर पड़ा है 3000 पड़ा है, तो ऐसे के अंदर हमको 3 ऊपर, लेट्स से यहाँ पर है 3000, ठीक है। अब 3000 को मेरे को नीचे से 3.14 को डिवाइड करना है, लेट्स से मेरे पास 10 से 15 सेकंड और बचे हैं, थोड़ा सा टाइम कम है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ऐसे के अंदर घबराना मत, कुछ नहीं करना है, इसके अंदर से 1/4 को हटा देना, 1/4 को हटा देना, ओनली 3 को डिवाइड कर देना, कितना आ गया 1000 आ गया। यहां तो तुम्हारा 3 से कितना आ गया 1000 आ गया। अब करना कुछ नहीं है, मैंने नीचे से क्या करा है, कुछ पॉइंट की वैल्यूज कम करी है, यानी कि 3.14 बड़ा था, अब 3 छोटा है,
यानी कि मैंने नीचे से वैल्यू कम करी, इसका मतलब ऊपर क्या करूंगा, थोड़ी सी वैल्यू क्या मैं कम कर दूंगा जितना आंसर है, क्योंकि अगर नीचे आंसर बड़ा था, नीचे वैल्यू बड़ी थी, मतलब टोटल आंसर क्या होता है, छोटा होता है। तो मैंने नीचे से वैल्यू कम कर दी तो टोटल आंसर बड़ा हो गया। फिर उस टोटल आंसर को छोटा करने के लिए क्या मैं इस 1000 से थोड़ा सा कम आंसर ले सकता हूं, यानी कि बात करूं तो 999 पॉइंट कुछ आंसर हो सकता है इसका। कितना आंसर होगा, 999 पॉइंट कुछ आंसर होगा। तो ये शायद ऑप्शन मिल रहा होगा, उसको चेक कर लेना और आंसर आपके हो जाएगा। बहुत समझ आ रही है। तो अप्रोक्सीमेशन का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे, ध्यान रखना। किसी भी एमसीक्यू के अंदर जरूरी नहीं है कि हमारे को एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए, और एग्जैक्ट वैल्यू कभी मिलती भी नहीं है, स्पेशली मैथ्स के केस के अंदर जहां पर आप न्यूमेरिकल आंसर देखते हो। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, जो कि हमारे पास है क्या चीज, एमसीक्यू की प्रैक्टिस। एमसीक्यू की प्रैक्टिस बोलने का मतलब क्या है कि कभी भी हमने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हमको एग्जाम में मिल जाते हैं, जो हम घर पे बैठकर प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि आपको करना क्या है, हमको पता है, देखो अब जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे इंजीनियरिंग एग्जाम हो, चाहे प्राइवेट कोई से भी एग्जाम हो, अधिकतर सब एग्जाम ऑनलाइन हो गए। और ऑनलाइन का मतलब क्या है, सब में एमसीक्यूज आ गए। और अब तो बोर्ड के ये जो वीडियो है, ये सब पॉइंट्स बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब जो बोर्ड एग्जाम है वो भी क्या है, सब ऑनलाइन ही होने वाले, सबके अंदर एमसीक्यूज ही आ रहे हैं। तो एमसीक्यूज का मतलब ये होता है कि जितना ज्यादा चाहते हो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा हो सके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। उसके अंदर से हो सकता है मोस्ट प्रोबेबल बहुत सारे एमसीक्यूज सिमिलर हमको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, जो कि बिल्कुल सेम होते हैं, जिसकी वैल्यूज भी सेम होती है, ऑप्शन भी सेम होता है। अगर किसी क्वेश्चन को आप अंदर से फील लेकर करते हो और उस क्वेश्चन को आपका मजा आता है और उसका आंसर निकल जाता है प्रैक्टिस करते टाइम, तो अगर वैसा का वैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाता है तो आपको गारंटेड उसका आंसर भी याद होगा ही होगा, होता है। तो बस डायरेक्ट उसको देखकर आंसर लगा दो। बस ध्यान रखना कि क्वेश्चन थोड़ा सिमिलर टाइप का हो, मतलब उसकी वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए, बस उसका आंसर लगा देना। अगर उस क्वेश्चन की वैल्यूज सेम नहीं है तो बस उसको ढंग से सॉल्व करना, क्योंकि आपने उस टाइप का क्वेश्चन ढंग से घर पे सॉल्व किया होगा। जनरली क्या होता है, एमसीक्यू वाले एग्जाम के अंदर हमको ऐसे क्वेश्चन नहीं ज्यादा आते हैं जो हमने उस टाइप के क्वेश्चन घर पे सॉल्व किए होते हैं। इसलिए बोलता हूँ कि एमसीक्यू की ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हमको ये पता हो कि हाँ, ये इस टाइप के क्वेश्चन अगर मैं आ जाए तो मैं अच्छे से कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर सिमिलर क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट देखकर आंसर लगा दो। घर पे एमसीक्यूज लेना, एक अपना एग्जाम प्रिपेयर करना, अपना खुद का टेस्ट प्रिपेयर करना, एमसीक्यूज लेना 50 एमसीक्यूज, और ये चीज को टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करके देखना। इन 5 पॉइंट को फॉलो करके देखना, गारंटेड दे रहा हूं। इन 5 पॉइंट को फॉलो करके देखना और अपने मार्क्स कैलकुलेट करना, और इन 5 पॉइंट को फॉलो मत करना और उसके मार्क्स कैलकुलेट करना, दोनों में देखना कितना डिफरेंस आ रहा होगा। गारंटी दे रहा हूं आपको खुद देखने को मिलेगा कि हाँ भैया डिफरेंस तो आ रहा है। तो ये 5 पॉइंट बोलते हैं जिसको आपको फॉलो करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को इतना यार, जाओ और जाकर लगा दो अपना पूरा जोर, क्योंकि अब कोई भी एमसीक्यूज गलत नहीं होगा। अब तुक्का एकदम 99% सही लगेगा। फाड़ कर रख दो, क्योंकि यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर। जय हिंद, वंदे मातरम।